स्वागत है आप सब लोगों का इस मुक्त चर्चा में। दो मेहमान हमारे यहाँ पर आए हैं। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा, अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम परिषद, आप सबका स्वागत करता हूँ। इस मुक्त चर्चा में आने वाले विधानसभा के ताल्लुक से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से पूरी राजनीतिक चर्चा राजनेता और नेताओं के लड़कों के झगड़ों पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, हम समझते हैं कि ये महाराष्ट्र में बल्कि भारत में एक मिलीजुली रणनीति के तहत तो किया नहीं जा रहा कि ऐसे झगड़े खड़े करो जिससे आम आदमी का, आम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। किसने कितना घपला किया, कौन किसको माँ बहन की गालियाँ देता है, कौन किसकी कितनी इज्जत उतारता है, कौन किसको कितना चैलेंज करता है, कौन किसको देख लेने की, मार डालने की, भगा देने की बात करता है। पूरा इलेक्शन क्या इसी पर होगा? अगर ऐसी बात है तो इस महाराष्ट्र में जो फुले शाहू आम्बेडकर जी का काम है, पूरे भारत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मार्गदर्शन ने जिस राजनीति को जाना था उसका क्या होगा? इन मुद्दों को लेकर इस चर्चा में दो मेहमान आए हुए हैं। एक हैं डॉक्टर मोरेश्वर जी नगराड़े साहब, जो रिपाई के विधानसभा के अध्यक्ष हैं हिंगनघाट क्षेत्र के, जिला वर्धा, और दूसरे डॉक्टर अनिल कुमार नागबौद्ध जी हैं, जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर नगराड़े साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में ये जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब जी ने एक जगह कहा था कि देश में प्रजातंत्र अगर सही ढंग से चलाना हो या प्रजातंत्र की शक्ति बरकरार रखना हो तो एक सशक्त विरोधी पक्ष का होना जरूरी है। मैं इस पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। धन्यवाद। आपको पता है बाबा साहब की जो राष्ट्रीय बातें जो चली वो 1936 15 अगस्त 1936 स्वतंत्र मजदूर पक्ष जब बाबा साहब ने निकाला जी, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। उस वक्त स्वतंत्र मजदूर पक्ष के लोग विरोधी दल में बैठते थे, इतनी बाबा साहब की ताकत थी। उसके बाद बाबा साहब ने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निकाला और घटना जब लिखी बाबा साहब ने 1947 में अपन जब आज़ाद हुए और जब घटना जब लिखी और घटना जब सबमिट की बाबा साहब ने, उसके बाद में जो इलेक्शन हुआ 1952 में, वो 1952 ये में पहला इलेक्शन है, आज़ाद भारत का पहला आज़ाद इलेक्शन। भारत का पहला इलेक्शन जब बाबा साहब लड़े तो वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से लड़े। उस वक्त बाबा साहब ने कुछ 10 राज्यों में 35 उम्मीदवार खड़े किए थे और 10 राज्यों में से 5 राज्यों में बाबा साहब ने अपने पार्टी को, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को, 5 राज्यों में 4% से ज़्यादा वोट मिले और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। मैं आपको रोककर एक सवाल और करना चाहूँगा इसी ताल्लुक से कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ढांचा बनाया था या उनकी कल्पना में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आगे जाकर राजनीतिक शक्ति बनने वाली थी, उसका प्रारूप बहुत बड़ा था। वो केवल कुछ जातियों तक सीमित नहीं था। उस वक्त में शेड्यूल कास्ट में मुस्लिम्स भी आते थे, सिख भी आते थे, ईसाई भी आते थे। इन सब का अगर हम उस वक्त का परसेंटेज निकाल ले तो वो परसेंटेज 50% के ऊपर जाता है। इसमें अगर 5-10% भी ओबीसी को मिला लो तो इस देश में पहली सरकार बाबा साहब के विचारों की बैठती थी। शायद ये कांग्रेस के ध्यान में आया और 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जरिए एक अमेंडमेंट करवाया जिसमें शेड्यूल कास्ट वही कहलाएगा जो हिंदू धर्म को अपनाए रखेगा। जिसने हिंदू धर्म को छोड़ा वो शेड्यूल कास्ट में नहीं होगा। ये अमेंडमेंट करवाया। इस तरह से हम समझते हैं कि बाबा साहब का जो बहुमत था वो इस तरह से संकुचित कर दिया गया। तो आप फेडरेशन के बारे में जो बात कर रहे थे बाबा साहब की, वो बहुत जरूरी बात है, आप बताइए। बाबा साहब शेड्यूल का अखिल भारतीय शेड्यूल का फेडरेशन को बाबा साहब ने राष्ट्रीय पार्टी बनाया, नेशनल पार्टी बनाया जी। और 1952 में जो भारत की 14 पार्टियां नेशनल पार्टी बनी थी उसमें बाबा साहब के पार्टी का नाम था। अब 57 का दूसरा इलेक्शन है। अब बाबा साहब जब सोचते थे कि भाई मैंने जो घटना में काम किया है वो किस शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं किया है, तो मैं अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट कैसे रखूँ, ये उनके सामने बहुत बड़ा सवाल था। मेरे पार्टी का नाम होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 30 सितंबर 1956 को
बाबा साहब ने अपनी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी थी, उस कार्यकारिणी में उन्होंने जाहिर किया कि इसके बाद मेरे पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया होगा और मेरी पार्टी आरपीआई विरोधी दल बनेगी और भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बनेगी। जी, ये बहुत गहरा इसका अच्छा, मैं आगे बताऊंगा। केवल विरोधी पक्ष ही नहीं तो भारत के राजनीति का आधार बनेगी। इतना बड़ा सपना बाबा साहब ने विरोधी पक्ष के इस पर्यायवाचक शब्द के पीछे रखा हुआ। ये शब्द बाबा साहब के जो है इतने महत्वपूर्ण शब्द है जो आज तक हमारे नेतागण जानते ही नहीं है क्या है। अगर बाबा साहब कहते हैं मेरी पार्टी आरपीआई विरोधी दल हो और वो भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बने, विरोधी दल हो, जब विरोधी शब्द आता है इसका मतलब यह है कि जब लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो पार्टी को 10% खासदार या आमदार उसके चुन कर आते हैं तभी वो पार्टी को विरोधी पार्टी कहा जाता है। अभी आपको पता होगा कि 2019 में और 2014 में दोनों वक्त विरोधी दल नहीं था। विरोधी दल के लिए 10% खासदार चुन कर आने पड़ते हैं, जबकि अपने लोकसभा 543 के हैं। इसका मतलब 54 जब होंगे किसी पार्टी के तभी पार्टी वो विरोधी दल बन सकती है। 2014 में मेरे ख्याल से कांग्रेस 44 थी और 2019 में कांग्रेस 52 थी, 54 पर नहीं पहुंचे, इसलिए दोनों वक्त विरोधी दल नहीं था। बड़ी अपने लिए खुशकिस्मती है कि इस वक्त 99 चुन कर आए कांग्रेस के और कांग्रेस विरोधी दल बन गए। तो ये जो बाबा साहब की जो स्टेटमेंट है, बाबा साहब आरपीआई निकालने का वजह ही है। बाबा साहब चाहते कि मेरी पार्टी आरपीआई विरोधी दल हो। इसका मतलब अगर लोकसभा है तो लोकसभा में कम से कम जो 543 की लोकसभा है तो कम से कम 54-55 तो चुनकर आनी चाहिए। अब ये चुनकर जब आनी चाहिए, बाबा साहब की संकल्पना थी, तो इसके लिए कितने आदमी खड़े करने पड़ेंगे, ये सवाल आज तक जो भी चार अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष एन शिवराज जी हुए जो तमिलनाडु के थे, दूसरे अध्यक्ष दादा साहब गायकवाड़ हुए जो महाराष्ट्र के थे, तीसरे अध्यक्ष रासू गवई साहब हुए जो महाराष्ट्र के थे और चौथे अध्यक्ष अभी एस राजन जी है जो कर्नाटक के हैं। इनमें से किसी ने भी ये कंसेप्ट बाबा साहब का नहीं किया। इसीलिए अगर ये कंसेप्ट करते, अगर ये कंसेप्ट ध्यान में रखते तो ये बीजेपी कभी ना लैटरल एंट्री निकालती, कभी ना वो मिलिट्री के जो है अपना क्या बोलते हैं उसको मिलिट्री का अग्निवीर योजना निकालती, क्योंकि विरोधी दल अगर होता तो ये आगे ही नहीं आते ना। जी, आपने बहुत खूबी से विरोधी दल की शक्ति का अंदाजा लोगों को दिखाया। डॉक्टर अनिल कुमार नागबोधे जी, हमने देखा कि सही में विरोधी पक्ष ताकतवर नहीं होने से 2014 से पिछले चुनाव तक भाजपा ने मनमानी ढंग से सारे कानूनों को पास कर दिया और जो एक संवैधानिक ढांचा है उसको भी खोखला किया, शैक्षणिक ढांचा भी खोखला किया। ऐसे समय में आपने भी संयुक्त मोर्चा नाम का एक अच्छा संगठन खड़े करने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आरपीआई तो पहले से बाबा साहब का मौजूद था, जैसा कि इन्होंने कहा, आपने उसे ही संगठित करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने अच्छा सवाल किया। हम शुरू में जितने भी बाबा साहब के संगठन थे उनके पास गए तो उन लोगों ने हमें हाँ तो बोला। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है गोपाल भारती जी, उन्होंने सभी से बात की, जितने भी विंग है। आज मेरे ख्याल से बाबा साहब के जो शब्द है जो दिया था आरपीआई, उसके नाम के करीबन 54 पार्टियां हैं। उन सभी से बात किया, सबने हाँ बोला कि जिस दिन आप बुलाओगे उस दिन हम आ जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त अपन कुछ बना के भारतीय संविधान सुरक्षा के हित में अपन आगे बढ़ेंगे। जी, बात ये हुई जब हम पहल किए 1 जनवरी 2015 को संविधान चौक से ही अपने ही नागपुर में, जी, तो कुछ गिने चुने लोग आए, करीबन 10 राज्य के लोग आए। हमने ये सोचा था कि भाई बाबा साहब का ही कारवा बाबा साहब ने दिए हुए नाम से चलाना, आरपीआई के नाम से। परंतु ये जो लीडर लोग हैं ये कोई अपना बैनर देने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन कितने आरपीआई के ग्रुप थे आपके साथ में? जो हमारे साथ 44 थे।
यानी अभी फिलहाल 44 आपके 54 में से 44 हमारे साथ में थे, आए थे। टोटल 54 गुट अभी भारत में मौजूद है यस RPI के। यस, उसमें से 44 आए थे। जी। पहले तो हाँ बोले, हाँ। लेकिन जब बात आई तो कोई अपना झंडा बैनर छोड़ने देने के लिए तैयार नहीं। साथ में हम बाबा साहब का कारवा कांचीराम जी चला रहे थे, हाँ वही बीएसपी में हम लोग मतलब बहुजनवादी संगठन में हम शामिल थे, जी, तो उनके भी पास गए, अपने बैनर में हमको शामिल करने को तैयार तैयार नहीं। तो हमारे जैसे लोगों के जो ईमाने इकबारे बाबा साहब का कारवा चला रहे हैं, जी, उनकी बड़ी आफत हो गई, करे तो करे कैसा। यानी एक बात ये निकल कर आती है कि एक तरफ हम धर्मांध ताकतों से जूझ रहे हैं, पूंजीवादी मनोवादी मानसिकता सामंतवादी मानसिकता रखने वाले भाजपा के राजनीतिक हमलों से हम जूझ रहे हैं। Yes. दूसरी तरफ हमें बाबा अपने साहब के नाम से ही इतने 54 गुट बने, इनसे भी जूझना पड़ रहा है। हमें अपने उससे जूझना पड़ रहा है और उसके बाद आना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि भाई ये तो बैनर नहीं दे रहे, अपने को काम तो करना है जी। और संविधान खतरे में है, वो नजर आ रहा है। संविधान को ये कमजोर बना के आज हमारी संवैधानिक आजादी पर खतरा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का निर्माण करके 26 नवंबर 2016 को ही ठीक हमने जंतर मंतर पर पूरे स्टेट को ऐलान किया। जी, वहाँ जी। 20 स्टेट के लोग आए। अभी आपने जो लोकसभा हो गई, यस, उसमें शायद कॉन्टेस्ट भी किया है हमने, और उसका एक मैसेज भी आपने दिया Yes. कि हिम्मत अगर रखो यस, तो बहुत कुछ हो सकता है। भारतीय संविधान ने वो हमें हक और अधिकार दिए हैं जी कि अगर कोई पक्ष भी अगर हमें तवज्जो नहीं देता जी। तो हम एक अपना संगठन बना के भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सर लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस एक सशक्त विरोधी दल बनकर आया, लेकिन क्या आप बिल्कुल विश्वासपूर्ण तरीके से ये कह सकते हैं कि भाजपा फिर भी सत्तारूढ़ हुई? उसमें नीतीश और नायडू का बड़ा रोल रहा है। ये दो अगर न होते तो शायद ये लोग सत्तारूढ़ नहीं होते। लेकिन विरोधी पक्ष करके कहाँ तक कांग्रेस इन्हें रोकने में कामयाब होगी, ये भी तो एक सवाल है। आपका इस पे क्या नजरिया है कि कांग्रेस क्या भाजपा के, क्योंकि हमने देखा ये फौरन दूसरा बिल ला रहे हैं, तीसरा बिल ला रहे हैं, अभी सत्ता में आने के बाद में 3 बिल उन्होंने ऐसे लाए। एक तो संविधान में नए कानूनों को डाला और उस पर अभी चर्चाएं चल रही है कितने फायदा का है कितना नुकसान का है। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में बैठने के बाद में जातीय उफान और धार्मिक उफान और अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, और विरोधी पक्ष करके कांग्रेस अभी भी मजबूत नजर में आप पाते हैं कि उन्हें आरपीआई जैसे शक्तियों की ताकत लेना जरूरी है? आप क्या? वंचित बहुजन आघाड़ी ये आरपीआई नहीं है जी, बहुजन समाज पार्टी ये आरपीआई नहीं है जी, समझे क्या? पीपल्स रिपब्लिक पार्टी आरपीआई नहीं है। आरपीआई 10 मार्च 1959 को स्थापित हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 191 है। अच्छा। बाबा साहब के नाती जो है प्रकाश अम्बेडकर, उनको पता है, उन्होंने भी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी 1984 में निकाली। 84 में चुनकर नहीं आए। 87 में वो एक कोर्ट में लड़े थे नांदेड़ की, वहाँ पर भी गिर गए। 89 में लड़े, नहीं चुनकर आए। 91 में भी लड़े, नहीं चुनकर आए। 96 में जब एकीकरण हुआ आरपीआई का, तब वो लड़े। वो उस वक्त 4% से ज़्यादा वोटिंग मिला आरपीआई को, इसलिए राइजिंग स्टार ये सिंबल मिला। और जब वो बाबा साहब के पार्टी से आरपीआई से लड़े, तैयार करके उसके अध्यक्ष रिपाई अध्यक्ष मंडल कहते हैं, जिसमें 10 लोग थे, और आरपीआई के बैनर पे 4 ही लोग खड़े थे, चारों के चारों चुनकर आए। वो है आरपीआई बाबा साहब का। ये कब की घटना बता रहे हैं? मतलब नहीं, 98 में, हाँ। 98 में जो चारों चुनकर आए थे, चारों खड़े थे। जी। प्रकाश अम्बेडकर जी खड़े थे, हाँ। चुनकर आए। रासू गवई साहब खड़े वो थे, भी चुनकर आए। वो भी चुनकर आए। जोगेंद्र कवाड़ी साहब खड़े थे, वो वो भी भी चुनकर आए। और रामदास आठवले जी खड़े थे, वो ही चुनकर आए। जी, 10 लोगों का वो अध्यक्ष मंडल था, लेकिन 4 ही खड़े थे। 6 में राज्यपाल बने। उनके सामने सवाल आया कि अगर मैं मेरे घर के लोगों को अगर अध्यक्ष बनाता तो भी ये झगड़ा चलते रहेगा। इन्होंने जो 4 बार आरपीआई के ऊपर से जो चुनकर आया इस राजेंद्र करके कर्नाटका का, उनको प्रेसिडेंट बनाया, जो तो आज क्या भी है। तो एक सवाल मैं पूछता हूँ, उनको जब रासू गवई जी ने अध्यक्ष बनाया, आउट ऑफ महाराष्ट्र है, जी। तो क्या ये प्रकाश अम्बेडकर जी हो गए, आठवले जी हो गए, जोगेंद्र कवाड़ी जी हो गए, ये महाराष्ट्र के नेता है, तो क्या बाहर का नेता हमारा नेता बन सकता है क्या?
ये या बाहर के नेता को हम क्यों स्वीकार करें, ऐसी कुछ मानसिकता थी? नहीं, वो बात नहीं है। ये बाहर का सवाल ही नहीं है। आरपीआई ये नेशनल नहीं, मैं उस सवाल से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र के तीनों नेता है, कौन? प्रकाश आंबेडकर जी, आठवले जी और जोगेंद्र कवाड़ी जी। ये आरपीआई के नेता है ही नहीं, लेकिन चुनकर आए थे। मेरा कहने का मतलब वो हाँ। चुनकर आए थे ना। हाँ। पहली बार जो खासदार करके 4 लोग चुनकर आए, बराबर। उनमें ये 3 लोग अग्रणी है ना। बराबर। लेकिन आज जो आरपीआई का, बाबा साहब की आरपीआई का अध्यक्ष आपके बाहर का स्टेट का जो आदमी है, जो 4 बार चुनकर आया है, जैसे कि आपने कहा, क्या उनका नेतृत्व स्वीकार करने की मानसिकता नहीं है इनमें, या और क्या बात है? ये बात तो और है। एक बात रहा हूँ मैं, जी इस वक्त इंडिया गठबंधन के जो 233 सांसद चुनकर आए हैं, जी बीजेपी तो एक मनुवादी पार्टी के रूप में अलग पार्टी है, उनके 240 आए थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो 233 सांसद चुनकर आए हैं, क्या वो सिर्फ समाजवादियों की तरफ से ही चुनकर आए हैं या अम्बेडकरवादियों ने कुछ मदद की है? नहीं, उनको अम्बेडकरवादियों ने भी मदद की, यहाँ तक कि इस देश के मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मदद की, और कुछ ऐसे समझदार हिंदू जिनको हम ओबीसी के कैटेगरी में हिंदू भी कह सकते हैं और नॉन हिंदू भी कह सकते हैं, उन लोगों ने भी इस वक्त संविधान पे जो भाजपा रूपी खतरा मंडरा रहा था, उसे रोकने के लिए काम किया। ये तो स्पष्ट रूप से किया है। वो ये स्पष्ट रूप दिखाई देता है कि इस देश में अम्बेडकरवादी है, समाजवादी है और मनुवादी है। अम्बेडकरवादी आप जानते हैं 17% एसी है, जी अम्बेडकरवादी है। जी 9% एसटी है, जी अम्बेडकरवादी है। जी 19% माइनॉरिटीज है, जी उसमें से 14.2 तो 100% मुस्लिम है। अम्बेडकरवादी है, जी जी मुस्लिम। जी और जो 52% ओबीसी है ना, हाँ उसमें 8% मुस्लिम ओबीसी है, जी वो भी अम्बेडकरवादी है। जी तो इनकी जो टोटल है ना, हम्म, वो 53% है बराबर और 44% समाजवादी है। जी तो जब ये समाजवादी और अम्बेडकरवादी एक हो जाते हैं ना, हाँ। तो ऐसा मसला दिखता है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हमारे जो नेता है, जी ये नेता ने किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया, सिर्फ जनता ने लिया। अच्छा। ये जनता ने भाग नहीं, ये लिया। तो बात बिल्कुल आपकी सही है डॉक्टर साहब। जनाब आप भी इससे होगे कि जनाब ये जो बोले थे। लोकसभा का ये चुनाव जनता था ने वो भाग लोगों लिया। ने लड़ा, कांग्रेस जनता या ने। और किसी पक्ष तो केवल एक पक्ष है करके थे, लेकिन लोगों ने अपने अस्तित्व को, अपने संविधान को, अपने आजादी को बचाने